गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सॉल्यूशन का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन, और हम बोले थे कि हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन का लिंक हम शेयर कर देंगे, इसीलिए हमने शेयर कर दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज हम सॉल्यूशन का पार्ट सी पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट ए था हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हम लोग पढ़ लिए थे। पार्ट बी पिछला क्लास हम पढ़ लिए हैं, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सी। पार्ट सी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम बताए थे पहले भी कि इसमें टोटल 4 पार्ट है, तो आज पार्ट सी पढ़ेंगे और उसके बाद पार्ट डी है, उसी में सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो पार्ट सी में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर। होता क्या है समझते हैं। हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, मान लो इसमें हम लिक्विड लिए हुए हैं, ठीक है, वाटर है मान लो। रूम टेम्परेचर में ये वाटर क्या होता है, अभी इवापोरेट होगा। ये हम लोग पढ़े थे। वाटर को अगर हम किसी क्लोज्ड कंटेनर में लेते हैं, मानते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, तो क्या होता है इवापोरेशन का कंसेप्ट कि जो वाटर है यहाँ पे ये स्पेस खाली है इसी कंटेनर में, तो क्या होगा, वाटर पहले इवापोरेट होगा। इवापोरेशन होगा मतलब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना आसानी से इवापोरेशन होगा। तो जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे उसमें हम बताए थे कि इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ होता है कि ये जो वेपर मॉलिक्यूल यहाँ जमा हो रहा है ये आपस में कोलाइड करेगा और फिर ठंडा होके ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन 2 रेट से हो रहा है। इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ वेपर जमा नहीं है। जब तक वेपर पूरा जमा नहीं हो जा रहा है तब तक रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ वेपर जमा होना स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन का रेट बढ़ जाएगा, इवापोरेशन का रेट घट जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जिस स्टेट में रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, तो वेपर प्रेशर भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेपर द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर, मतलब कोई भी लिक्विड सरफेस के ऊपर में जो वेपर बना हुआ है वो जो सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वही हम लिख रहे हैं, लेकिन वो कब, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाए, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तब वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो एक सिंपल सा है, वेपर प्रेशर मतलब द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid, ठीक है, called vapor pressure। लेकिन कब, एट इक्विलिब्रियम स्टेट हम लिख देते हैं। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट कॉल्ड वेपर प्रेशर। हम अभी बताएं तुम लोग को कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, जिस स्टेट पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा उसको बोलते हैं
इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं हम लोग के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो इसके बाद हम हेडिंग दे रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। तो सबसे पहला हम लोग जो फैक्टर्स पढ़ते हैं वो है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या हम लोग पढ़ेंगे, देखो नेचर ऑफ लिक्विड मतलब दो तरह का लिक्विड का बात कर रहे हैं। एक हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम मान लो लिए हैं वाटर, और एक कंटेनर लेते हैं हम जिसमें लिए हैं मान लो पेट्रोल लिए हैं या इथेनॉल लिए हैं, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल लिए। दोनों लिक्विड है, लेकिन क्या होगा, लिक्विड है तो इवापोरेशन होगा, वेपर्स यहां जमा होगा। ठीक है, लेकिन इसके केस में देखोगे कि वेपर्स क्या है, ज्यादा जमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, मतलब वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सब के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ऐसा यहाँ पे लाखों वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और वाटर के लाखों मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल का जो स्केपिंग टेंडेंसी है, उड़ने का टेंडेंसी, वेपराइज होने का जो टेंडेंसी है, स्केपिंग टेंडेंसी, वो क्या होगा, कम है, क्योंकि दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब वाटर का वेपर यहाँ कम जमा होगा, और जितना कम वेपर जमा होगा उतना कम प्रेशर। लेकिन पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसके वजह से इसके मॉलिक्यूल आसानी से एस्केप आउट कर जा रहे हैं। इसका मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा वेपर्स यहां जमा हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हम लोग जिसका एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। एक वर्ड यूज होगा वोलाटाइल लिक्विड, और जिसका एस्केपिंग टेंडेंसी कम है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो जितने भी नॉन वोलाटाइल लिक्विड है उन सब का फोर्स एस्केपिंग टेंडेंसी कम होता है, इसीलिए उन सब का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ लिक्विड में। तो वही लिख रहे हैं, इफ लिक्विड मॉलिक्यूल have greater force of attraction then their escaping tendency is less। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, लेस होगा, हेंस इट्स वेपर प्रेशर इज लेस। कोई दिक्कत? जैसे हम क्या बोले अभी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड में हम क्या बोले, पेट्रोल लिख लो, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, इथेनॉल लिख लो। ऐसा बहुत सारा वोलाटाइल अभी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। हैव ग्रेटर हैव हायर वेपर प्रेशर देन नॉन वोलाटाइल लिक्विड, जैसे वाटर,
तो पहला फैक्टर समझ में आया। दूसरा फैक्टर्स का हम बात करते हैं। दूसरा फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक अच्छा फैक्टर्स है, ये तो हम लोग पढ़े हैं 8 और 9 क्लास से पढ़ रहे हैं। इवापोरेशन और ये सब में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या होता है सुन लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, 11 क्लास में पढ़े थे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही लिख रहे हैं, एज दी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड molecule increases, hence escaping tendency increases, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो escaping टेंडेंसी भी क्या बढ़ेगा। सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ये एक सिंपल सा फैक्टर्स था कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल का स्किपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इसीलिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो थर्ड में अगर हम बात करें, थर्ड फैक्टर जो होगा वो होगा सरफेस एरिया। अब तुम ही बताओ, ये है हमारे पास वाटर, ठीक है, वाटर है। अगर अभी इस वाटर का सरफेस एरिया यहां से यहां तक है, अगर तुम इस वाटर में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा, वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इस वाटर के, कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इस वाटर के अपर सरफेस को क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। ये सॉल्यूट है, जिसके वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, घट गया। देखो पहले इसका एरिया यहां से यहां तक था, तो इवापोरेशन ये कहीं भी कर सकता था, लेकिन जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, सरफेस एरिया इसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसीलिए इवापोरेशन का रेट क्या हो गया, घट गया। इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होगा तो वेपर ज़्यादा जमा नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए याद रखना, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वेपर प्रेशर घट जाता है। तो वही लिख रहे हैं, एज दी सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है, दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, ठीक है, समझ में आया। उसी में लिख रहे हैं, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is added, then सरफेस एरिया क्या होगा, decreases, and hence vapor pressure decreases। मतलब यही समझो कि अगर कोई प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे ऐड कर दोगे, मतलब सॉल्यूशन जैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब यही हम जाने कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो उस सॉल्यूशन का सरफेस एरिया घट जाएगा, जिसके वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो जितना पढ़े उसका अगर हम समरी का बात करें तो एक ही चीज समरी में निकलता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, एस्केपिंग टेंडेंसी पे। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, मतलब सरफेस एरिया पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल के बीच, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तभी वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो ये था इसका समरी, जल्दी से लिखो, फिर हम लोग आते हैं रॉल्स लॉ पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का दो केस होता है, क्लास 12 में हम लोग को दो केस पढ़ना होता है। एक होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, और एक होता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो पहला हम पढ़ रहे हैं केस 1 फॉर वोलाटाइल लिक्विड। अगर कोई कंटेनर में दो या दो से अधिक वोलाटाइल मिसिबल लिक्विड होगा तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है। तो देखो, मान लो कोई कंटेनर है जिसमें दो टाइप का लिक्विड है, ए और एक बी लिक्विड है, दोनों मान लो वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, हम ये पढ़ ही रहे हैं वोलाटाइल लिक्विड के लिए। अगर कोई सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक वोलाटाइल लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड है, मिला हुआ है, तो अच्छा बताओ, इस ए का भी तो वेपर यहां जमा हो रहा है, बी का भी वेपर्स यहां जमा हो रहा है। अब ए जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके सरफेस में, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए। ई जो कर रहा है एक्सर्ट बी का वेपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम वहां पे बोलते हैं उसको पार्शियल वेपर प्रेशर। पूरा प्योर लिक्विड अगर आता है एक तो उसको बोलते थे वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक लिक्विड है, इसीलिए इसी को हम अलग अलग, जब दो का प्रेशर को मिला दो तो टोटल प्रेशर बनता है, लेकिन अलग अलग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। वही चीज यहाँ भी है। तो इसका भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ इसमें भी करेगा। तो रॉल्स लॉ बोलता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक वोलाटाइल लिक्विड होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कोई भी लिक्विड, चाहे वो ए हो या बी हो, डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स जितना अधिक रहेंगे उतना ही अधिक उसका वेपर प्रेशर होगा। तो ये बोलता है, लिख देते स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं, व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेन टू और मोर volatile miscible liquid, ठीक है, then partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अगर हम बोले कि मान लो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, दैट इज PA, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए भी बोलते हैं इसको, XA भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी टाइप में अगर लिक्विड बी का बात करें तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्स बी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग पी नॉट ए बोलेंगे। क्या है पी नॉट ए अभी बात करेंगे, इंटू एक्स ए, और यहाँ क्या बोलेंगे पी बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या लिखेंगे पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पॉज करके स्टेटमेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी है जो हम लोग करेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पहले समझते हैं कि बाकी है क्या, ये सब जो टर्म्स है ये सब है क्या, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं वेयर पी ए जो है वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, उसी टाइप में पी बी क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। उसी टाइप में पी नॉट ए, ये पार्शियल नहीं है, ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। जब लिक्विड में ए में कुछ भी नहीं मिलाया गया था तो उस समय का प्रेशर। और पी नॉट बी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, अगर हम इसमें डाल्टन्स लगाएंगे, डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, ठीक है, तो ये क्या बोला था कि टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर का समेशन होता है, मतलब पी ए प्लस पी बी। ये पार्शियल प्रेशर है, ये भी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर पी ए किसके बराबर है पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी किसके बराबर है पी नॉट बी एक्स बी, ये हम लोग को पता है। और इसमें एक चीज हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज होता है 1। तो हम लिख सकते हैं एक्स बी के बदले 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ पी टोटल, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। और क्या लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इसको ब्रेक करते हैं, माइनस पी नॉट बी एक्स ए। एक्स ए कॉमन आ गया तो क्या लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, कॉमन में था एक्स ए प्लस पी नॉट बी। इसका यूज हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसका हम जल्दी से ग्राफ पढ़ लेते हैं। रॉल्स लॉ का ग्राफ का आगे यूज करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, थोड़ा ग्राफ का यूज कर लेते हैं। ग्राफ को बहुत तरीके से समझने का इसमें ये है, लेकिन हम कोई एक तरीका तुमको समझा रहे हैं, बस समझना है ग्राफ कैसे हम बनाएं। ठीक है, क्या था पहले रॉल्स लॉ, उसको लिख लेते हैं। रॉल्स लॉ है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, पी नॉट बी एक्स बी। देखते हैं ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम एक साइड ले वेपर प्रेशर को ले और एक साइड मोल फ्रैक्शन को लेते हैं, लेकिन कंपोनेंट हमारा 2 है, इसीलिए हम 2 साइड से ग्राफ बना रहे हैं, एक को पी ए और एक को पी बी मान लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखो सबका अलग अलग तरीका लेते हैं, एक्स ए और एक्स बी। एक्स ए का ले रहे हैं कि यहाँ भी एक्स ए और एक्स बी,
यहाँ मोल फ्रैक्शन ए का 0 है, इधर आ रहे हैं तो बढ़ रहा है तो 1। यहाँ XB का मोल फ्रैक्शन 0 है, इधर आ रहे हैं तो बढ़ रहा है 1। 2 का लेते हैं, ये PA ये PB। अब देखो इस इक्वेशन में पहले हम आते हैं XA इक्वल टू 1। जब तुम XA को 1 पुट करोगे तो PA किसके बराबर होगा? P0A। ठीक है, XA इक्वल टू 1, XA को 1 पुट करोगे तो PA बराबर होगा P0A। ये हमारा PA का लाइन है, मान लो सपोज P0A हमारा यहाँ है। ठीक है, ये हमारा P0A। फिर से देखो XB 0 है, XB को 0 लो तो PB किसके बराबर होगा? XB जब 0 हो गया तो PB 0 हो जाएगा, और ये PB का ग्राफ है तो PB हमारा यहाँ 0 हो गया। तो हमारा एक ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत? उसी टाइप में यहाँ भी अगर हम आगे बढ़े तो सेम टाइप का करेंगे। अगर XB 1 है, XB 1 पुट करो तो PB किसके बराबर होगा? P0B। ये हमारा PB है, PB मान लो P0B, तो P0B हम मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, उसी टाइप में यहाँ XA 0 है, XA को 0 पुट करो तो PA किसके बराबर होगा? 0। PA 0 कहाँ है? यहाँ। मतलब यहाँ यही हम देख रहे हैं, पढ़े हैं कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो देखो XA इधर बढ़ रहा है तो PA भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसी टाइप में इधर XB बढ़ रहा है तो PB भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो है PA इज इक्वल टू P0A XA का। ये जो ग्राफ है ये है PB इक्वल टू P0B XB का। अब ये दोनों, अब तुम बोलोगे कि ये दोनों बराबर या ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं? तो हो सकता है जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, मान लो B लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है, प्योर B, तो इसीलिए इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर है। ये कम वोलेटाइल है इसीलिए इसका वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए ग्राफ नीचे है। हो सकता है दोनों का बराबर हो जाए। अगर इन दोनों का समेशन निकाले टोटल तो ये हो जाएगा P टोटल इक्वल टू P0 इक्वल टू PA या P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है, जल्दी से एक ग्राफ को नोट करो। ठीक है, इस ग्राफ में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लेना एटलीस्ट एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE एग्जाम, बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझते हैं पहले, ये थ्योरेटिकल है, इसको पहले समझ लेते हैं फिर हम लिख देते हैं आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहला कि दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ। अभी हम लोग जो पढ़े ना रॉल्स लॉ, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसका हम अभी डिटेल्स में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं। इसमें तीन चीज पढ़ेंगे, वो भी बात करेंगे क्यों। फॉर टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट के लिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। पहला कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब PA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? P0A XA
और पी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी नॉट बी एक्स बी। पहला, क्योंकि आइडियल गैस फॉलो कर रहा है इसीलिए क्योंकि रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसीलिए हर आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए और पी बी पी नॉट बी एक्स बी। दो ही कंपोनेंट के लिए 12 में पढ़ना है। दूसरा चीज कि आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा भी मिक्सिंग हमेशा 0 होता है। मतलब ये तो सिंपल सा, आज तक बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक कंटेनर में 50 ml लिक्विड ए है, दूसरा कंटेनर में 30 ml लिक्विड बी है। दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियस है कि 80 ml होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज तो कुछ नहीं हुआ, मिक्स किए वॉल्यूम चेंज 0, 50 + 30। अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये आश्चर्य होगा अभी आगे के क्लासेस में कि ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है कि मान लो 50 + 30 मिला है तो हो सकता है हमको 79 मिले, या हो सकता है 81 मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज 0 होता है, मतलब जितना का लिक्विड है उतना ही तुमको रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो दूसरा केस अभी सिर्फ हम पढ़ ले रहे हैं, बाद में समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा था, किसी में क्यों बढ़ जा रहा था, किसी में घट क्यों गया, वो सब अभी हम लोग समझेंगे। पहले हम इसका प्रॉपर्टी समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। तो दो कंपोनेंट के लिए आइडियल सॉल्यूशन में पहला प्रॉपर्टी होगा कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये। दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि डेल्टा भी मिक्स हमेशा 0 होगा। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी होगा डेल्टा एच, मतलब इंथैल्पी चेंज मिक्सिंग का, वो भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब मिक्सिंग करने पे ना तो हीट इवॉल्व होगा, नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। लेकिन जब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें हम लोग देखेंगे कि जब दो वोलाटाइल लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि या तो हीट इवॉल्व हो या हीट एब्जॉर्ब हो, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन का केस में ऐसा नहीं होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन का। तीस और प्रॉपर्टी अगर हम बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन कब, कोई भी दो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन कब बनाता है, अगर पहला चीज कि अगर दोनों कंपोनेंट का, मान लो एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी, अगर इन दोनों कंपोनेंट का साइज, पहला चीज हम बात करें साइज, दोनों का नियरली सेम हो, पहला चीज पोलैरिटी सेम हो। पोलैरिटी बोलने का मतलब है कि अगर दोनों नियरली पोलर है, मतलब पोलैरिटी पता करते हैं हम लोग किससे, क्लास 11 में पढ़े थे डायपोल मोमेंट, ये सब का कैलकुलेशन से। लेकिन ये सब में हम लोग डायरेक्टली पोलैरिटी का बात करेंगे कि दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स है या दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो दो कंपोनेंट आइडियल होने का क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि दोनों कंपोनेंट का साइज नियरली सेम हो, मतलब ए और बी का साइज लगभग सेम होना चाहिए, ए और बी का पोलैरिटी लगभग सेम होना चाहिए। और तीसरा ए इंटरेक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन बिटवीन बी मॉलिक्यूल एंड इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। ये तीनों का इंटरेक्शन जो है वो बराबर होना चाहिए। इंटरेक्शन का बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आइडियल का कंडीशन हम क्या बताएं कि अगर दोनों कंपोनेंट का, अगर दो कंपोनेंट का आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हम बताएं अगर दोनों कंपोनेंट का साइज, पोलैरिटी और इंटरेक्शन बिटवीन आइदर इसके बीच इंटरेक्शन, आइदर इसके बीच इंटरेक्शन या दोनों के बीच का इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सॉल्यूशन, वो दोनों कंपोनेंट नियरली आइडियल, 100% आइडियल कभी नहीं हो सकता है, नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। समझ में आया? तो जल्दी से इसको लिखवा देते हैं। तो वही हम बोले थे अभी कि आइडियल सॉल्यूशन का पहचान क्या है कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉरी पहले साइज का हम बात करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, जिसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो अगर साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर नियरली सेम and their polarity are also same, then such type of solution becomes nearly ideal solution। ये पहला बताएं। दूसरा बताएं कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब ए इंटरेक्शन
सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब बीबी इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब AB इंटरेक्शन आर ऑलमोस्ट सेम, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स नियरली आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में हम बताए थे बेंजीन, टॉल्यूइन, ये सब याद कर लेना, ठीक है। ये सब चीज़ पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा, दो मिक्सचर दे देगा कि ये आइडियल में तो नहीं, नॉन आइडियल में जनरली पूछा जाता है कि एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन देता है। फिर भी इसमें याद कर रख लेना। देखो बेंजीन टॉल्यूइन का साइज लगभग सिमिलर है, 6 कार्बन 7 कार्बन। इथाइल ब्रोमाइड आयोडाइड साइज लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और पोलैरिटी भी लगभग सेम है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन पोलैरिटी सेम है, लगभग साइज भी सेम है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन पोलैरिटी सेम है, साइज भी सेम है और इंटरेक्शन भी सेम है। तो इसीलिए इन सब सॉल्यूशन को हम लोग किस में पढ़ते हैं? आइडियल सॉल्यूशन में। जल्दी से लिख लो। तो सेकेंड टाइप है इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का ही जस्ट रिवर्स। आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है? वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल क्या होगा? वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिख रहे हैं दो सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law under all condition of temperature and concentration, ठीक है, कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम आइडियल सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट के लिए बात किए थे, इसमें भी दो कंपोनेंट के लिए बात करेंगे। तो फॉर टू कंपोनेंट A एंड B, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या फॉलो करता है? तो देखो, पहला कि ये बोलता है कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करना मतलब रॉल्स लॉ क्या बोलता है? PA इज इक्वल टू P0 A x A और PB इक्वल टू P0 B x B। ये तो रॉल्स लॉ बोलता है, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये इक्वल नहीं होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए PA इज नॉट इक्वल टू P0 A x A और PB इज नॉट इक्वल टू P0 B x B। अगर हम दूसरा का बात करें, उसमें हम बताए थे कि डेल्टा भी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे डेल्टा भी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होता वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। थर्ड, उसमें बोले थे कि इंथैल्पी चेंज कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि ये या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ये भी PA इज आइदर ग्रेटर देन P0 A x A या लेस देन P0 A x A। यही बोलने का मतलब होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो जिसमें पॉजिटिव वाला होगा या ग्रेटर वाला होगा, और एक जिसमें लेस वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं अब टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये एग्जाम में आता है, ये भी पहला टाइप 1 हो गया, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पहले समझा देते हैं। पहला टाइप होगा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और दूसरा टाइप होगा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ।
पॉजिटिव डेविएशन में थोड़ा समझते हैं पहले। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में बोलता है, यहाँ पे मेनली इंटरेक्शन का बात होगा। जैसे वहाँ पे हम आइडियल सॉल्यूशन में बताए थे साइज, पोलैरिटी, ये सब भी बात किए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, साइज में वेरिएशन होगा, एक बड़ा एक छोटा या उस टाइप का होगा। पोलैरिटी में भी वेरिएशन होगा, ठीक है। और इंटरेक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेक्शन का बात करेंगे। जैसे उसमें हम बताए थे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन नियरली सेम था, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन होगा। तो देखो सुनना, अगर वैसा सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं पहले ही समझ लेते हैं, कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये दोनों क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अपने में वो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, लेस होगा। मतलब अगर ए मान ले, एक कंपोनेंट को, सॉल्यूट को मान लिए ए, सॉल्वेंट को बी मान लिए, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरेक्शन हाई हो गया, बी बी इंटरेक्शन क्या हो गया, हाई, लेकिन ए बी इंटरेक्शन, दैट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, क्या होगा, लो होगा। वैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो करते हैं, ठीक है। पहला तो डेफिनेशन यही हो गया कि कौन सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हमेशा क्या होगा, लेस होगा। इसी के वजह से वेरिएशन आएगा, ठीक है। अब तुम भी बताओ, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लेस है तो इस मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम वेपर प्रेशर इसीलिए पढ़े हैं। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है तो एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, मतलब आसानी से एस्केप करेगा। तो जब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तब फिर वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही सिंपल सा हम बात करेंगे, सिंस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लोअर सो दैट एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, इज हायर, हेंस वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पीए जो बराबर था वो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, समझ रहे हो। इसका मतलब हम क्या बोले कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज फाउंड हायर एज कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन कम है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब रॉल्स लॉ ने जो वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया था उससे ज्यादा हो जाएगा। हम पहला पॉइंट यही बताए थे। दूसरा हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लोअर होने की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होगा, स्प्रेड हो गया, फैलेगा। मॉलिक्यूल के दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन कम है तो स्प्रेडिंग टेंडेंसी, जो फैलने का टेंडेंसी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो स्प्रेडिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि सिंस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस सो स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। अब मॉलिक्यूल अगर फैलेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो गया था, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव डेविएशन के केस में। समझ में आया, दो चीज समझ में आ गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, ये पता चल गया। दूसरा कि इंटरेक्शन कम था तो मॉलिक्यूल का स्प्रेडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो गया, स्प्रेड करेगा मॉलिक्यूल, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा केस इंथैल्पी का हम बात कर रहे हैं, इंथैल्पी का देख लेते हैं, फिर अभी हम लिखवा देते हैं, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं।
जैसे एक एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन का, कि इथेनॉल प्लस एन हेक्सेन, ठीक है। इथेनॉल अपने मॉलिक्यूल के बीच इसका इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब ए इंटरेक्शन ज्यादा है, ये भी अपने मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड है, बी इंटरेक्शन ज्यादा है, लेकिन दोनों के बीच इंटरेक्शन कम हो गया, एक पोलर एक नॉन पोलर, ठीक। अब समझते हैं, मान लो इथेनॉल मॉलिक्यूल में यहां पे ये सॉल्वेंट है हमारा, और ये क्या है, सॉल्यूट है। इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो देखो इथेनॉल जो होगा, इथेनॉल मतलब C2H5OH, इथेनॉल क्या होता है ना, इथेनॉल अपने मॉलिक्यूल के साथ पहले ही H बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। ये इथेनॉल का हम मॉलिक्यूल्स दिखा रहे तुमको, ठीक है। मान लो ये इथेनॉल का C2H5OH ऐसे जुड़ा हुआ है H बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के पास, देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये एक कंटेनर में इथेनॉल मॉलिक्यूल्स हमारा है, सॉल्वेंट है। अब इसमें तुम एन हेक्सेन को मिला रहे हो, तब क्या बनेगा, वैसा सॉल्यूशन बनेगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। जैसे तुम एन हेक्सेन को मिलाते हो तो ये एन हेक्सेन क्या करेगा, यहाँ का इन दोनों के बीच में आके इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। और जनरली हम लोग जनरल केस में जानते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड टूट रहा है, इंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H मिक्स इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? तो इस चीज को याद रखना है, जितना हम अभी बताएं उसको अभी हम लिख देते हैं। हाँ, तो हम बोले कि कौन सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट इंटरेक्शन हायर होगा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन हायर होगा, बट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, लेस होगा, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये भी बताएं, और ये भी हम बताएं कि सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर लेस है तो मॉलिक्यूल का स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो रॉल्स लॉ में कैलकुलेट किया गया था। जल्दी से इतना पहले लिखो। तो इसी में बताए थे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है, इसीलिए स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल होगा, और स्प्रेडिंग होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट इज डेल भी मिक्स इज ग्रेटर देन 0। इसमें एक एग्जांपल हम बताए थे कि इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल को जब तुम मिक्स करोगे एन हेक्सेन में तो वो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इथाइल मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब एन हेक्सेन उन इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी वजह से डेल्टा H मिक्स क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव इंडोथर्मिक। दूसरा एग्जाम्पल भी तुम देख सकते हो, ये तो हम पहला एग्जाम्पल दिए थे, और एग्जाम्पल तुम यहाँ से लिख सकते हो, और कोशिश करना एग्जाम्पल NCERT का होना चाहिए। NCERT एक बार पढ़ना होगा, क्योंकि NCERT से बाहर कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, फिर इसका हम ग्राफ में आते हैं, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर हम बात करें तो जो रॉल्स लॉ का ग्राफ था बिल्कुल वैसी टाइप में होगा। रॉल्स लॉ का हम लोग जो ग्राफ पढ़े थे, याद करो, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ था, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग लिखे थे XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ क्या लिखे थे, XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1, ये लिखे थे। और इधर क्या था, PA था, और इधर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे P0A आया था, इसमें यहाँ पे P0 भी आया था, ये ग्राफ कुछ ऐसे मिला था, और ये कुछ ऐसे मिला था, ठीक है। इसको हम बोले थे कि PA इज इक्वल टू
पी नॉट ए एक्स ए, इसको बोले थे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये समेशन का ग्राफ था जिसमें पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तो रॉल्स लॉ का है, लेकिन रॉल्स लॉ में तुम क्या देखे कि रॉल्स लॉ से कैलकुलेट जो वेपर प्रेशर था हर एक कंपोनेंट का वो बढ़ गया था। तो यहाँ पे भी ग्राफ थोड़ा सा बढ़ेगा। कैसे देखो, ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, अगर ग्रेटर देन का बनाना है ग्राफ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए का ग्राफ। उसी तरीके से ये पी बी का ग्राफ है, तो ग्रेटर वाला बनाना है तो ये थोड़ा सा, ये जो ग्राफ है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। जब ये दोनों बढ़ेगा तो समेशन भी बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फाइनली पी टोटल भी हमारा बढ़ जाएगा। ये है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। जल्दी से नोट करो। हाँ, दूसरा टाइप है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो पॉजिटिव डेविएशन में पढ़े उसी टाइप में नेगेटिव डेविएशन जस्ट उसका उल्टा होगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, सॉल्यूट सॉल्यूट का सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या था, हायर था, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का क्या होगा, लोअर था। इसमें जस्ट उल्टा होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा, लोअर होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, हायर होगा। अब सिंपल सा बात है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर हायर है तो एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कम होगा। मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी जब घट जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इज लोअर देन पी बी, क्या होगा, इज लोअर देन पी नॉट बी एक्स बी। यही था पहला, उसमें ग्रेटर आया था क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन उसमें लोअर था, लोअर होने की वजह से स्केपिंग हो रहा था, मॉलिक्यूल का स्केप हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हायर है जिसकी वजह से स्किपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल का घट गया, इसीलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हर एक कंपोनेंट का जो रॉल्स लॉ से कैलकुलेट किए थे उससे कम हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हायर है, इसका मतलब मॉलिक्यूल स्प्रेड नहीं होगा, मॉलिक्यूल फैलेगा नहीं, तो डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, इज लेस देन 0। ठीक है। एंड थर्ड जो हम बताए हैं, अगर हम कोई एग्जांपल एक लेते हैं सिंपल सा, एक सेकेंड, हाँ, एग्जांपल में अगर हम बात करें कि अगर हम एसीटोन को, एसीटोन में अगर हम क्लोरोफॉर्म मिक्स करते हैं CHCl3, तो वो एग्जांपल होगा नेगेटिव डेविएशन का। कैसे देखो, एसीटोन का मॉलिक्यूल क्या होता है जी, CH3COCH3, ये एसीटोन हुआ, और क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, HCCl। तो क्या होता है ना, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच, यहाँ देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड का फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब उससे क्या होगा, हीट रिलीज होगा, मतलब डेल H नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी के वजह से डेल H नेगेटिव हो रहा है। समझ में आया? कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस जस्ट उसका उल्टा, एक वो पढ़ लिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखो वही लिखे हैं कि ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज लेस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस, बट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज हायर, shows positive deviation from Raoult's law। ठीक है। As solute solvent interaction is higher, then escaping tendency of molecule is less। ठीक है। So partial vapor pressure of each component is found less as calculated from Raoult's law। That is PA is less than P naught XA, PB is less than P naught B XB। उसके बाद हम बताएं कि since the solute solvent interaction is higher,
सो स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन लेसर एक्सटेंट, हेंस डेल भी मिक्स इज लेस देन 0। जल्दी से इसको लिखो। हाँ, तो इसमें हम एग्जाम्पल में हम बताए थे कि जब एसीटोन, ये देखो एसीटोन है CH3COCH3 को मिक्स करोगे CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ, ये क्लोरोफॉर्म है, इसके साथ जब मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में बन रहा है, देखो, इसीलिए हीट रिलीज हो रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, इसीलिए डेल एच इसमें लेस देन 0 होगा या नेगेटिव होगा। बाकी दूसरा एग्जांपल इसका, ये एक एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल क्लोरोफॉर्म बेंजीन या HNO3H2O, ऐसा एग्जांपल तुम पढ़ सकते हो। फिर अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, जल्दी से इसको लिखो। देखो ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है, ये तो हम लोग देखे हैं, लेकिन हम लोग अभी देखें नेगेटिव डेविएशन में पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का जो रॉल्स लॉ से कैलकुलेट किए थे उससे घट रहा है। मतलब अब ये तो रॉल्स लॉ का ग्राफ है, लेकिन अब क्या करना है, हमको घटा कर दिखाना है। मतलब ये ग्राफ नीचे जाएगा, देखो ये PA इज इक्वल टू P0 XA का था तो नीचे चला गया, PB इक्वल टू P0 BX भी था तो ये भी थोड़ा नीचे जाएगा। तो ओवरऑल भी जो ग्राफ है वो भी हमारा, ये टोटल वाला ओवरऑल था, इसको ओवरऑल को हम डार्क लाइन से दिखा रहे हैं, तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा, कुछ पी टोटल भी तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जितना भी आज पढ़े उसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, ये था हमारा पार्ट सी, ये लगभग ख़त्म हो गया, बस इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आया है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग तक पहुंच जाए। थैंक यू।